क्या होता अगर अपने गोकू को अर्थ पर एक मासूम बच्चे की तरह नहीं बल्कि अपनी सारी पावर्स के साथ भेजा जाता तो क्या होता। तो क्या ड्रैगन बॉल की कहानी पूरी तरह बदल जाती और क्या फिर कभी ड्रैगन बॉल या शेनरॉन की जरूरत पड़ती या नहीं। स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसे एंड तक जरूर देखना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय होने से पहले गोकू को अर्थ पर भेजा जाता है और वो माउंट पाउजू पर लैंड करता है जहाँ उसे ग्रैंडपा गोहान मिलते हैं। लेकिन इस टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा चेंज होता है। इस टाइमलाइन में गोकू का सिर कभी नहीं टकराता, यानी कि उसकी साइयन इंस्टिंक्ट अभी भी जिंदा है। अगले कुछ साल गोकू ग्रैंडपा गोहान के साथ बिताता है, लेकिन इस बार वो ये गलती नहीं करता जो ओरिजिनल टाइमलाइन में हुई थी। जब गोकू फुल मून को देखकर ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म होता है तब भी वो अपने होश में ही रहता है, यानी कि ग्रैंडपा गोहान इस टाइमलाइन में जिंदा रहते हैं। और फिर एक दिन वुल्मा 4 स्टार ड्रैगन बॉल की तलाश में माउंट पाउजू पहुंच जाती है, लेकिन इस बार उसे एक मासूम बच्चा नहीं बल्कि फ्यूचर का एक खतरनाक साइयन मिलता है, यानी इस टाइमलाइन में ग्रैंडपा गोहान अभी भी जिंदा है। अब गोकू को बुल्मा के साथ एडवेंचर पर जाने की कोई वजह नहीं है। वो चाहे तो माउंट पाउजू पर ग्रैंडपा गोहान के साथ आराम से रह सकता है, लेकिन एक चीज है जो वो सबसे ज्यादा मिस करता है और वो है उसके दोस्त। इसलिए जैसे ही वो बुल्मा को देखता है वो अंदर से खुश होने लगता है। शुरुआती आर्क्स लगभग ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही चलती है, क्योंकि गोकू इस टाइमलाइन को ज्यादा बदलना नहीं चाहता, लेकिन आखिरकार वो गोकू है और इसी वजह से वो कभी कभी फ्यूचर की बातें गलती से बोल देता है। जैसा कि वो चीची से मिलता है, उससे पहले कि चीची अपना नाम बताए गोकू खुद ही उसको उसका नाम बता देता है। चीची पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि ये लड़का उसका नाम कैसे जानता है और वहीं से उसके मन में गोकू के लिए फीलिंग्स और भी जल्दी डेवलप होने लगी है। आखिर उसे अपना सोलमेट जो मिल चुका था और धीरे धीरे वो लोग सारी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लेते हैं और कैनन की ही तरह गोकू, बुल्मा, यामचा, उलोंग खुद को फिलाप कैसल में फंसा हुआ पाते हैं। लेकिन इस बार बहुत बड़ा फर्क होता है। गोकू सीधा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और पल भर में कैसल से बाहर निकलकर सारी ड्रैगन बॉल्स को वापस ले आता है। अब क्योंकि कोई इमरजेंसी नहीं है, जैसे ओरिजिनल स्टोरी में उलोंग ने फिलाप को रोकने के लिए जल्दी से पैंटीज विश मांग ली थी। इस बार सबके पास आराम से सोचने का टाइम है, आखिर विश मांगी क्या जाए। बुल्मा तो ऑब्वियसली बॉयफ्रेंड ही मांगना चाहती थी, लेकिन गोकू ऐसा नहीं होने दे सकता, क्योंकि अगर बुल्मा को अभी उसका परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिल गया तो शायद वो कभी वेजिटा से शादी ना करे और इसका मतलब है और ट्रंक्स भी कभी फ्यूचर से ना आए। इसलिए गोकू चुपचाप बुल्मा और यामचा को सिचुएशन शिफ्ट सेट कराने की कोशिश करता है और कहता है कि अभी के लिए ड्रैगन बॉल्स उसके पास रहने चाहिए जब तक डिसाइड ना कर ले कि विश क्या मांगनी है। फिर गोकू सारी ड्रैगन बॉल्स को लेकर माउंट पाउजू वापस आ जाता है और ग्रैंडपा गोहान को संभाल के रखने के लिए कहता है। इसके बाद आता है रोशी और क्रिलिन के साथ ट्रेनिंग का समय। अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर गोकू अपनी फ्यूचर मेमोरीज इतनी परफेक्टली याद कैसे रख पा रहा है। तो इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि ये एक व्हाट इफ सीरीज है, तो इसमें गोकू के पास परफेक्ट यादें हैं। उसे अपनी पूरी जिंदगी का हर एक पल याद है, हर लड़ाई, हर दोस्त, हर एक दुश्मन और सारी गलतियां। अब ये पूरी तरह गोकू पर डिपेंड करता है कि वो इस टाइमलाइन को कितना बदलना चाहता है और कितना उसी तरह रखना चाहता है। अब गोकू की ट्रेनिंग शुरू होती है मास्टर रोशी और क्रिलिन के साथ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर देखा जाए तो गोकू उनसे करोड़ों अरबों नहीं बल्कि ट्रिलियंस गुना ज्यादा ताकतवर था। अगर उसने अपनी असली पावर दिखा दी तो पूरी टाइमलाइन ही टूट जाती, लेकिन अपने इंसेंट की कंट्रोल की वजह से गोकू अपनी ताकत को परफेक्टली सप्रेस कर लेता है और नॉर्मल तरीके से ट्रेनिंग एंजॉय करता है। फिर आता है 21 वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट और कैनन की ही तरह इस बार भी गोकू फाइनल में हार जाता है, या यूं कहें वो जानबूझ के हारता है, क्योंकि उसे पता है कि जैकी चैन के रूप में मास्टर रोशी की आखिरी टूर्नामेंट विक्ट्री होने वाली है। इसलिए गोकू चाहता है उसके मास्टर का रिटायरमेंट एक बड़ी जीत के साथ हो। लेकिन अब कहानी पहुंच जाती है रेड रिबन आर्मी सागा पर और यहीं से चीजें तेजी से बदलने लगती है। जब रेड रिबन आर्मी ग्रैंडपा गोहान के पास ड्रैगन बॉल्स लेने पहुंचते हैं तब गोकू इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और एक पल में पूरी आर्मी को हरा देता है और सीधे रेड रिबन हेडक्वार्टर्स जाकर और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे अगर गोकू ने रेड रिबन आर्मी को अभी खत्म कर दिया है तो डॉक्टर गैरो बाद में एंड्रॉइड्स कैसे बनाएगा। लेकिन गोकू ने इस बारे में पहले से ही सोच रखा था, अगर एंड्रॉइड्स कभी बने ही नहीं तो फ्यूचर में क्रिलियन की मुलाकात एंड्रॉइड 18 से नहीं होगी, यानी कि क्रिलियन की शादी कभी नहीं होगी। और सिर्फ यही नहीं, गोकू खुद भी क्यूरियस है, क्योंकि इस टाइमलाइन में वो सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पहले ही इस्तेमाल करने वाला है। तो अगर डॉक्टर गैरो के स्पाई बॉट्स ने सुपर सेन को ओरिजिनल टाइमलाइन से बहुत पहले देख लिया तो जब सेल सामने आएगा तो वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। रेड रिबन आर्मी को खत्म करने के बाद गोकू कोरिन से मिलता है। हालांकि इस टाइमलाइन में मर्करी टायो कभी बोरो को मारता ही नहीं और गोकू को कोरिन के टावर पर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती ही नहीं, लेकिन फिर भी गोकू ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह सबसे जुड़ना चाहता है, कम से कम अर्थ पर मौजूद हर एक दोस्त से। और फिर आता है अगला वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट। ओरिजिनल स्टोरी में टीएन अपनी टेक्निक्स की वजह से जीता था, क्योंकि गोकू जमीन पर गिरने से पहले एक कार से टकरा गया था। लेकिन इस बार गोकू सीधा जीत अपने नाम कर लेता है। हालांकि ये एक बात का पूरा ध्यान रखता है, वो सिर्फ उतनी ही ताकत का इस्तेमाल करता है जितनी उस उम्र में उसके पास होनी चाहिए थी, ताकि टूर्नामेंट फेयर लगे। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां टाइमलाइन हमेशा के लिए बदल जाती है। अब आगे क्या होने वाला है
ये तो हर ड्रैगन बॉल फैंस जानता है, क्रिलिन की पहली मौत। लेकिन इस टाइमलाइन में गोकू किसी को भी मरने नहीं देता। उसे पहले से ही पता है कि किंग पिक्लो और उसके डेमंस अब कहानी में आने वाले हैं। उसे पता है कि इस आर्क में क्रिलिन, चियात्सु, मास्टर रोशी और यहाँ तक कि शेनरॉन तक की मौत होने वाली है। लेकिन इस बार कहानी अलग है। सबसे पहले गोकू टेम्बरिन की सिग्नल्स की सेंस कर लेता है और इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन से उसके सामने पहुंच जाता है और फिर बिना वक्त गवाए उसकी धुलाई शुरू कर देता है। जब किंग पिक्लो को ये पता चलता है तो गोकू सीधे उसके सामने भी पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, गोकू अभी भी अपनी असली ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो सिर्फ उतनी ही पावर यूज करता है जितनी उस समय उसके पास उस उम्र में होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से लड़ाई सरप्राइजली बराबरी की होने लगती है। और गोकू ऐसा जानबूझकर कर रहा था क्योंकि अगर वो किंग पिक्लो को तुरंत खत्म कर देता तो शायद पिक्लो जूनियर कभी पैदा ही नहीं होता। और सच बताऊं तो गोकू ऐसा लिटरली इमेजिन ही नहीं कर सकता जहां पिक्लो मौजूद ही ना हो। इसलिए गोकू पूरी फाइट को कैजुअली कंट्रोल करता है और आखिर में वो यही आइकॉनिक पंच मारता है जो किंग पिक्लो के सीने में आर पार हो जाता है। लेकिन इस बार गोकू इतना समय छोड़ देता है कि किंग पिक्लो अपना आखिरी अंडा छोड़ सके और उसी अंडे से निकलता है पिक्लो जूनियर। और 3 साल बाद 23 मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू होता है और यहीं पर हमें मिलता है लेजेंडरी मुकाबला गोकू वर्सेस पिक्लो जूनियर। लेकिन इस बार सबसे बड़ा चेंज लड़ाई में नहीं बल्कि गोकू और चीची के रिश्ते में होता है, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी की ही तरह चीची प्रपोजल नहीं देती। इस टाइमलाइन में गोकू खुद चीची को प्रपोज करता है और चीची का रिएक्शन, वो लिटरली खुशी से पागल हो जाती है और आखिरकार टूर्नामेंट खत्म होता है। फिर आता है शादी का दिन, सबको इनवाइट किया जाता है, यहाँ तक कि पिक्लो को भी। लेकिन सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब ग्रैंडपा गोहान भी शादी में शामिल होते हैं और उन्हें लेने के लिए गोकू खुद जाता है, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं बल्कि फ्लाइंग लिम्बस पर। ठीक वैसे ही जैसे पुराने दिनों में। वो पल उतना ही होलसम था जितना आप इमेजिन कर सकते हो। और इसी के साथ इस अल्टरनेट टाइमलाइन की ओजी ड्रैगन बॉल की स्टोरी खत्म होती है। फिर 5 साल आगे बढ़ते हैं। अब गोहान 4 साल का हो चुका है और फिर वो दिन आता है जब रेडिट्स अर्थ पर उतरता है। लेकिन इस बार गोकू उसके लिए पहले से ही तैयार था। आखिर ओरिजिनल टाइमलाइन में रेडिट्स ही गोकू की पहली मौत की वजह बना था, इसलिए जैसे ही रेडिट्स अर्थ पर आता है तो गोकू इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन से सीधे उसके ही सामने पहुंच जाता है ताकि कोई सिविलियन घबरा ना जाए। रेडिट्स तुरंत समझ जाता है कि यही उसका भाई कैकरोट है और वो थोड़ा कैजुअल बात करना शुरू करता है और फिर पूछता है, तो कैकरोट क्या तुम्हें इस प्लेनेट को कॉन्कर कर लिया? लेकिन गोकू सीधे उसका दिमाग घुमा देता है क्योंकि जवाब देने की वजह वो रेडिट से सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुमने कभी सुपर सैन के बारे में सुना है? रेडिट कुछ सेकंड तक गोकू को घूरता रहता है, फिर कहता है सुपर सैन क्या? लेकिन असली रिएक्शन तो कहीं और था क्योंकि रेडिट के स्काउटर से ये पूरी बातचीत सुन रहे थे वेजिटा और नापा। और जैसे ही उन्होंने सुपर सैन शब्द सुना तो दोनों पूरी तरह शॉकेट रह गए। फिर गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, मैं वही हूँ, द लेजेंडरी सुपर सैयन। और तभी वेजिटा का प्राइड ट्रिगर हो जाता है और नापा से कहता है, कैकरोट झूठ बोल रहा है, एक लो क्लास सैयन कभी सुपर सैयन नहीं बन सकता। लेकिन रेडिट्स उसे तो सुपर सैयन की लेजेंड के बारे में भी ठीक से पता नहीं था। आखिर उसे ये तक मालूम नहीं था कि प्लेनेट वेजिटा को फ्रीजा ने डिस्ट्रॉय किया था। तभी वहाँ पिक्लो भी पहुँच जाता है ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। अब तक पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका रेडिट्स लड़ाई शुरू करने का फैसला करता है, लेकिन गोकू कैजुअली उसे जमीन पर गिरा देता है, बस अपने एक हाथ से। फिर वो रेडिट से कहता है, अगर अर्थ पर रहना है तो आप किसी को हट नहीं करना। और साथ ही वो स्काउटर के जरिए सुन रहे वेजिटा और नापा को भी इनडायरेक्टली वार्निंग देता है कि वो उसका इंतजार करेगा। इसके बाद गोकू रेडिट्स को कामी हाउस ले जाता है जहाँ उसकी मुलाकात क्रिलिन और रोशी और बाकी सबसे होती है। फिर वो उसे चीची, गोहान, ग्रैंडपा गोहान से भी मिलवाते हैं। हालांकि रेडिट्स अभी भी अंदर से अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोकू बार बार साफ कहता है कि अब तुम किसी को भी नहीं मार सकते। और धीरे धीरे दिन हफ्ते बीतते हैं और हफ्ते महीने में, और यहीं पर एक इम्पॉसिबल चीज होने लगती है। रेडिट्स अर्थ की पीसफुल लाइफ को एंजॉय करने लगता है, यहाँ तक कि वो पिक्लो के साथ बैठकर बातें करने लगता है। हाँ, रेडिट्स और पिक्लो दोस्त बनने लगे थे और लगभग 1 साल बाद वेजिटा और नापा आखिरकार अर्थ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार जी फाइटर उन्हें रोकने आते हैं क्योंकि गोकू, पिक्लो, रेडिट्स पहले से ही उसके लैंडिंग स्पॉट पर इंतजार कर रहे होते हैं। नापा हमेशा की ही तरह ओवर कॉन्फिडेंस एटीट्यूड दिखाने लगता है, जबकि वेजिटा लगातार गोकू को देख रहा होता है। लेकिन तभी गोकू हल्का सा स्माइल देता है और उसी वक्त दोनों स्काउटर एक्सप्लोड हो जाते हैं। नापा शॉक हो जाता है और वो पावर रीडिंग करने की कोशिश करता है, जबकि वेजिटा का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो कांपती हुई आवाज में कहता है, पावर लेवल 90,000 से ऊपर था। और ध्यान रहे, अब तक गोकू उतनी ही ताकत इस्तेमाल कर रहा था जितनी उस समय उसकी होनी चाहिए थी। वो हर फाइट आसानी से सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट स्किल की वजह से जीत रहा था, लेकिन अब वो पहली बार अपनी असली पावर का थोड़ा हिस्सा दिखा रहा था। धीरे धीरे उसकी एनर्जी बढ़ने लगती है और आसपास हवाएं चलने लगती हैं और अर्थ कांपने लगता है और अचानक पूरा आसमान पल भर में रोशनी से भर जाता है। और फिर गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सिर्फ उसका ऑरा ही नापा को घुटने पर गिराने के लिए काफी था, जबकि वेजिटा पहली बार खुद को बेहद छोटा महसूस करता है। उसका दिमाग पूरी तरह टूट जाता है और वो गुस्से में गोकू पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन वो गोकू को छू भी नहीं पाता। उसका
उसका और अकेले ही वेजिटा को आसमान में उड़ा देता है। गोकू लिटरली सिर्फ अपनी प्रेजेंस से वेजिटा को पीछे ढकेल देता है। लेकिन सवाल ये है कि गोकू ऐसा आखिर कर क्यों रहा है। वो वेजिटा और नापा को एक चीज दिखाना चाहता था, जिस लेजेंड को सैयन सिर्फ कहानी समझते थे वो अब उनके सामने खड़ा था। गोकू अब वेजिटा और नापा सिर्फ डराना नहीं चाहता था, वो उन्हें एक मौका देना चाहता था, एक मौका अच्छे सैयन्स बनने का। गोकू साफ कहता है, अगर तुम लोग सही रास्ता चुनो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा फ्रीजा को खत्म करने में। वेजिटा अभी भी पूरी तरह कंफर्म नहीं था, लेकिन रेडिट्स अब बदल चुका था और नापा भी वेजिटा को समझाने की कोशिश करता है कि कैकारोट के साथ काम करना ही बेहतर होगा। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली थी। ओरिजिनल टाइमलाइन में फ्रीजा को नेमेकियन ड्रैगन बॉल्स के बारे में वेजिटा और नापा की लीक कन्वर्सेशन से पता चला था, लेकिन इस टाइमलाइन में जो बात लीक हुई वो थी सुपर सैयन। और फ्रीजा जो हमेशा से उस लेजेंड से डरता था अब पूरी तरह अर्थ पर फोकस्ड हो जाता है और उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सुपर सैयन सच में मौजूद है। ऊपर से वो खुद को समझाता रहता है कि ये सिर्फ एक फेरी टेल है, लेकिन अंदर का डर उसे चैन से बैठने नहीं देता। इसलिए फ्रीजा फैसला करता है कि वो खुद अर्थ पर जाएगा। वेजिटा और नापा के आने के सिर्फ 1 महीने बाद फ्रीजा अर्थ पर उतरता है और वो अकेला नहीं था, वो पूरी गिनियो फोर्स के साथ आया था और हजारों सोल्जर्स उसके साथ थे। ये बिल्कुल उसी जगह उतरते हैं जहाँ ओरिजिनल टाइमलाइन में फ्रीजा और किंग कोल्ड आए थे, उससे पहले कि फ्यूचर ट्रंक्स उसे खत्म कर देता। लेकिन इस बार उसका इंतजार कोई फ्यूचर वॉरियर नहीं बल्कि गोकू, वेजिटा, पिकलो और रेडिट्स और नापा कर रहे थे। हालांकि शुरुआत में सिर्फ यही लोग आने वाले थे, लेकिन कैप्सूल कॉर्पोरेशन के रेडार ने जैसे इनकमिंग स्पेसशिप जैसे ही डिटेक्ट किया, बुल्मा समझ गई थी कि मामला बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए उसने बाकी जी फाइटर्स को भी बुला लिया, यानी अब वहाँ किरलेन, टिएन, चियात्सु, यामचा और यहाँ तक कि बुल्मा खुद भी मौजूद थी। बस गोहान नहीं आया था, वो माउंट पाउजू पर पढ़ाई कर रहा था, वैसे ही जैसे ओरिजिनल टाइमलाइन में चीची गोहान को पढ़ाई में लगाए रखती थी। अब वापिस बैटलफील्ड पर आते हैं। फ्रीजा खुद अभी भी अपने स्पेसशिप में बैठा रहता है और वो गिनियो फोर्स को आदेश देता है, जाओ और उन इंसानों को मारो जो खुद को सुपर सैयन कहता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी फ्रीजा ने कल्पना भी नहीं की थी। पिकलो अकेला ही पूरे गिनियो फोर्स को हरा देता है। हाँ, अकेले ही, क्योंकि टूर्नामेंट के बाद से ही वो लगातार गोकू का मार्शल आर्ट पार्टनर था और अब उसकी ताकत लगभग फ्रीजा के बराबर पहुंच चुकी थी। फ्रीजा पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है, उसे लगता है कि शायद यही हरा एलियन सुपर सैयन है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वेजिटा सीधे उसका शिप के सामने पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, हम सैयन सब सुपर सैयन बन चुके हैं, अब तुम्हारा अंत तय है, तुम्हें आज हारना होगा फ्रीजा। वेजिटा इतने जोर से चिल्लाता है कि पूरे बैटलफील्ड का हर एक इंसान उसे सुन सकता था और इससे फ्रीजा इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिरकार वो अपने शिप से बाहर निकल आता है। जैसे ही वो बाहर आता है, वो तुरंत वेजिटा पर डेथ बीम चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगली से बीम निकलने से पहले ही उसे महसूस होता है कि उसका हाथ ऊपर की ओर मुड़ गया है और वो और कोई नहीं बल्कि अपना गोकू होता है। इतनी तेजी से गोकू ने फ्रीजा का हाथ पकड़कर उसकी दिशा बदल दी कि फ्रेंड्स और एनिमी दोनों पूरी तरह शॉक हो जाते हैं और बैटलफील्ड पर सन्नाटा छा जाता है और फ्रीजा रेज में पागल हो जाता है और तुरंत अपनी पूरी पावर रिलीज कर देता है, 120 मिलियन पावर लेवल। लेकिन सच तो ये है, गोकू के सामने 120 मिलियन कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो बेस फॉर्म में सिर्फ एक उंगली से फ्रीजा को खत्म कर सकता है, लेकिन गोकू सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो एक मैसेज देना चाहता है। इसलिए वो फ्रीजा को अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एक एक करके दिखाने का फैसला करता है। वो सबसे पहले आता है सुपर सैयन में और जैसे ही फ्रीजा उस गोल्डन ओरे को महसूस करता है, उसका शरीर पूरी तरह कांपने लगता है। लेकिन गोकू यही नहीं रुकता, अगले ही पल उसके बाल और बिजली जैसे ओरा निकलने लगती है और वो सुपर सैयन 2 में चला जाता है और फिर आसमान गरजने लगता है, धरती हिलने लगती है और फिर वो सुपर सैयन 3 में चला जाता है। फ्रीजा अभी तक शॉक से बाहर भी नहीं आया था कि गोकू एक और ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देता है, लाल फर, वाइल्ड ओरा और आंखों में प्राइमल पावर, और वो बन जाता है सुपर सैयन 4। अब बैटलफील्ड में मौजूद हर एक इंसान की सांसें रुक चुकी थी, लेकिन गोकू अभी भी नहीं रुका। वो धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठता है और उसकी पूरी एनर्जी डिवाइन हो जाती है, लाल चमकती ओरा और शांत लेकिन टेरिफाइंग प्रेजेंस, सुपर सैयन गॉड। और गोकू यहीं पर रुक जाता है, वो अपनी बाकी ट्रांसफॉर्मेशन रिवील नहीं करना चाहता। अब पूरा बैटलफील्ड सिर्फ गोकू की डिवाइन ओरा से कांप रहा था और उसकी डिवाइन प्रेजेंस के बीच गोकू फ्रीजा से कहता है, तुम्हें तो अब समझ आ गया होगा कि डर किसे कहते हैं। लेकिन फ्रीजा जो पूरी जिंदगी खुद को यूनिवर्स का रूलर समझता था, ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से से पागल होकर अर्थ पर एक विशाल डेथ बॉल फेंक देता है। लेकिन गोकू वो बस अपनी उंगली से एक छोटी एनर्जी बॉल छोड़ता है और वो छोटी सी एनर्जी बॉल उस डेथ बॉल को वाइप आउट कर देती है, जैसे वो कभी थी ही नहीं। अब गोकू आखिरी बार फ्रीजा को वार्निंग देता है, अपनी आर्मी को लेके वापस चले जाओ और कभी किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय मत करना। और फिर गोकू एक पंच मारता है और उसका वो पंच इतना पावरफुल होता है कि फ्रीजा के पूरे शरीर को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इतना नहीं कि वो मर जाए, क्योंकि गोकू चाहता था कि फ्रीजा उस दर्द को याद रखे और ये भी याद रखे कि उसने अपनी आंखों से सुपर सैयन गॉड देखा था। क्योंकि गोकू जानता था एक दिन फ्रीजा पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर लौटेगा और तब उसका रीमैच लेजेंडरी होगा। इम्पैक्ट इतना भयानक था कि फ्रीजा तुरंत बेहोश हो गया था और गोकू से फ्रीजा फोर्स के
हवाले कर देता है और कहता है इसे लेकर जाओ और अपनी बुरी आदतें छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ी तो मैं खुद आऊंगा। इससे पूरी फ्रीजा फोर्स डर के मारे सिर हिलाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वेजिटा की हालत सबसे खराब थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार कैकरोट और उसके बीच के गैप को कभी कैसे पार करेगा। और तभी बुल्मा उसे उदास बैठा हुआ देखती है और यहीं से फ्यूचर में ट्रंक्स के जन्म की शुरुआत होती है। वैसे अगर ट्रंक्स की बात करें तो इस टाइमलाइन में फ्यूचर ट्रंक्स की दुनिया शायद कभी बनती ही नहीं है, क्योंकि बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं कि ओरिजिनल टाइमलाइन में गोकू को हार्ट वायरस या ड्रांट पे मिला हो, और अगर कभी गोकू अर्थ छोड़ के जाता ही नहीं तो उसे ये वायरस होता ही नहीं, और अगर किसी तरह हो भी जाए तो उसे पहले से ही पता है कि वो आने वाला है। इसलिए वो वुल्मा और डॉक्टर ब्रिफन से बहुत पहले ही एंटीडोट बनाना शुरू करवा देता। अब इस पॉइंट पर फ्यूचर ट्रंक्स लगभग 1 साल बचा है और एंड्रॉइड्स के आने में करीब 4 साल। इन 4 सालों में गोकू अपनी जिंदगी एंजॉय करता है। वो ट्रेनिंग करता है और अपने परिवार और ग्रैंडपा गोहान के साथ टाइम स्पेंड करता है और कभी कभी पिक्लो और किलेन के साथ एक्सपीरियंस भी करता है। और दूसरी तरफ वेजिटा ग्रेविटी रूम में पागलों की तरह ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो बुल्मा और डॉक्टर ब्रीफ्स ने खास उसके लिए बनाया था। और 2 साल के अंदर वेजिटा सुपर सैन हासिल कर लेता है। और जहाँ तक नापा और रेडिट्स की बात है, ये अब ज्यादातर ग्रैंडपा गोहान की मदद करते थे, कभी बेरीज इकट्ठा करना और कभी शिकार करना और कभी कभी लकड़ियां लाना। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दोनों साइंस धीरे धीरे ग्रैंडपा गोहान के संस्कार से बदल गए थे। हालांकि ग्रैंडपा गोहान उन्हें अच्छा खाना जरूर खिलाते थे, लेकिन अगर ये ज्यादा परेशान करते थे तो चीची उन्हें ऐसा डांट लगाती थी कि दोनों तुरंत चुपचाप हो जाते थे। और इसी तरह समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब एंड्रॉइड्स कहानी में आते हैं। लेकिन इस टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा चेंज हो चुका था, क्योंकि फ्रीजा के साथ लड़ाई पर ओरिजिनल टाइमलाइन से 1 साल पहले हुई थी और गोकू ने सुपर सैयन ही नहीं बल्कि उससे कई आगे की ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत जल्दी दिखा दी थी। और इसलिए डॉक्टर गैरो ने अपने एंड्रॉइड्स को ओरिजिनल स्टोरी से कहीं ज्यादा डेंजरस बना दिया था। और उनकी ताकत का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो। एंड्रॉइड 17 और 18 लगभग सेमी परफेक्ट सेल जितने ताकतवर हैं और एंड्रॉइड 16 तो परफेक्ट सेल के लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन असली नाइटमेयर तो अभी बाकी था, क्योंकि इस टाइमलाइन का सेल पूरी तरह अलग मॉन्स्टर बनने वाला था। वो गोकू, फ्रीजा और पिक्लो के डीएनए पर बेस्ड था और उसे फ्रीजा वाली लड़ाई का पूरा डाटा भी मिला था। यानी ये सेल लगभग उसी लेवल का बनने वाला था जैसा सुपर हीरो मूवीज में बीस्ट गुहान ने जिस सेल मैक्स से लड़ाई की थी। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अब शायद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर फ्यूचर टाइमलाइन बनी ही नहीं तो सेल आखिर अतीत में आया क्या? क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में तो उसे मैच्योर होने में कई साल लगे थे और फिर उसने ट्रंक्स की टाइम मशीन चुरा कर पास्ट में एंट्री की थी। लेकिन इस टाइमलाइन में चीजें अलग ही। गोकू के सुपर सैन गॉड डाटा ने सेल की डेवलपमेंट स्पीड को एक्सट्रीमली बढ़ा दिया था, इतना ज्यादा कि एंड्रॉइड 17 और 18 के एक्टिव होने के कुछ ही हफ्तों के अंदर सेल अपनी प्राइम स्टेट में पहुंच गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार उसे परफेक्ट बनने के लिए एंड्रॉइड्स को ऑब्जर्व करने की जरूरत भी नहीं है। वो शुरू से ही परफेक्ट पैदा हुआ था, परफेक्ट सेल मैक्स। यानी इमेजिन करो सुपर हीरो मूवी वाला सेल मैक्स, लेकिन ये वाला सेल मैक्स इंटेलिजेंट भी था। अब सवाल ये है, क्या ये भी गोकू के लिए चैलेंज होगा? शुरुआत में तो नहीं लगा। एंड्रॉइड 19, 17, 18 और 16 और यहाँ तक कि डॉक्टर गैरो खुद भी आसानी से हैंडल हो गए। लेकिन जैसे ही परफेक्ट सेल मैक्स बैटल फील्ड पर आता है, सब कुछ बदल जाता है। उसे देखते ही गोकू समझ जाता है कि ये मजाक नहीं है। सबसे पहले वो सुपर सैन गॉड इस्तेमाल करता है, लेकिन सेल मैक्स उसे ब्रूटल तरीके से पीछे धकेल देता है। फिर गोकू सुपर सैन ब्लू में आता है और फिर भी उसे पूरी तरह डोमिनेट कर दिया जाता है। अब पहली बार अपनी दूसरी जिंदगी शुरू होने के बाद गोकू एक ऐसी पावर इस्तेमाल करता है जिसे उसने अब तक छुपा के रखा था, परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब बस उस पल बैटल फील्ड का पूरा माहौल बदल जाता है। अब परफेक्ट सेल मैक्स पहली बार असली परफेक्शन देख रहा था। गोकू लिटरली उसके साथ खेलना शुरू कर देता है, हर अटैक डॉज, हर मोमेंट फ्लेक्सिबल, हर काउंटर इम्पॉसिबल स्पीड पर। और याद है ना बीस्ट गुहान ने ओरिजिनल स्टोरी में सेल मैक्स को ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आसानी से खत्म कर दिया था। और क्योंकि बीस्ट गुहान और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लगभग सेमी टियर पर माने जाते हैं, तो ये फाइट भी गोकू के लिए ज्यादा देर तक चैलेंजिंग नहीं रहता। असल में गोकू सेल मैक्स को इतना डोमिनेट करता है कि लड़ाई खत्म होने तक सेल एक शॉकिंग रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिखाओ। हाँ, सेल खुद गोकू से ट्रेनिंग मांग रहा था, लेकिन रुको, सबसे शॉकिंग बात तो अभी बाकी है। ये पूरी लड़ाई कोई लाइव देख रहा था और ये कोई किंकाई नहीं है। हालांकि उन्हें सब पता था, इस लड़ाई को देख रहा था यूनिवर्स 7 का सबसे पावरफुल एंजल विस। फ्रीजा के खिलाफ सुपर सैन गॉड दिखाने के बाद से ही विस लगातार गोकू पर नजर रखे हुए था, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। खैर, गोकू सेल की रिक्वेस्ट को मान लेता है, लेकिन वो उसे एक बहुत जरूरी बात समझाता है। वो खुद सेल को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं सिखा सकता। हालांकि उसके पास एक और आइडिया था। गोकू कहता है कि अगर तुम सही तरीके से रहोगे तो मैं तुम्हें उस इंसान से मिलवा सकता हूँ जो तुम्हें ये टेक्निक सिखा सकता है। तो सेल तुरंत मान जाता है और फिर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्पीड से सेल को लेकर पहुंचता है गैलेक्ट्रिक पेट्रोल के एंजल मीरस के पास। शुरुआत में मीरस साफ मना कर देता है, आखिर उसके सामने खड़ा था एक ऐसा मॉन्स्टर जो यूनिवर्स के सबसे खतरनाक विलन के डीएनए से बना था। लेकिन गोकू लगातार रिक्वेस्ट करता है और सेल भी जेंटली ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट करता है और आखिरकार मीरस मान जाता है। लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, सेल पूरी तरह
ज्यादा श्योर तो नहीं था, लेकिन वो एग्री हो जाता है क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी परफेक्शन, और अल्ट्रा इंस्टेंट उसके हिसाब से अल्टीमेट परफेक्शन टेक्निक थी। अब एंड्रॉइड सागा खत्म हो चुका था और अगला आर्क था बू सागा। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर इन 7 सालों में गोकू क्या करता है? ओरिजिनल स्टोरी में तो वो मर चुका था, लेकिन इस टाइमलाइन में वो जिंदा है। और सिर्फ यही नहीं, इस टाइमलाइन में जी फाइटर्स में से कोई भी नहीं मरा है। यहाँ तक कि शुरुआत में इकट्ठा किए हुए ड्रैगन बॉल अभी तक ग्रैंडपा गोहान के पास है, पूरी तरह अनयूज्ड। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि बाकी कैरेक्टर्स कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, क्योंकि हर बड़ी प्रॉब्लम तो गोकू ही हैंडल कर रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों ने ट्रेनिंग छोड़ दी हो। सभी जी फाइटर्स स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, बस गोहान की जिंदगी अलग थी, क्योंकि गोकू चाहता था कि उसका बचपन नॉर्मल हो। ओरिजिनल स्टोरी में गोहान का चाइल्डहुड एक नाइटमेयर जैसा बीता था, इसलिए इस टाइमलाइन में गोकू उसे पढ़ाई और पीसफुल लाइफ एंजॉय करने देता है। लेकिन जैसे ही गोहान टीनेजर बनता है तो गोकू खुद उसकी ट्रेनिंग शुरू करता है, और सिर्फ 1 साल के अंदर ही गोहान सुपर सैयन 2 हासिल कर लेता है। लगभग उसी समय वेजिटा भी सुपर सैयन 2 तक पहुंच जाता है। सब लोग लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, यहाँ तक कि रेडिट्स और नापा भी आखिरकार फ्रीजा के लेवल तक पहुंच गए। हालांकि ये दोनों अभी भी सुपर सैयन बनना नहीं सीख पाए, और फिर आखिरकार बू सागा शुरू होता है। अब गोहान हाई स्कूल में है और गोटेन 7 साल का है और ट्रंक्स 8 साल का, और दोनों पहले से ही सुपर सैयन बन सकते थे। अब समय है 25 वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का। इस बार हर कोई हिस्सा लेता है, वेजिटा, रेडिट्स, नापा, और यही पहली बार सुप्रीम काय और किबीटो भी सामने आते हैं, क्योंकि उन्हें माजिन बू का खतरा महसूस हो चुका था। लेकिन जैसे ही गोकू उन्हें देखता है वो बस अपनी एक स्माइल देता है, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि माजिन बू कहाँ छुपा है। गोकू तुरंत गोहान से कहता है मैं टूर्नामेंट छोड़ रहा हूँ, और फिर सुप्रीम काय और किबीटो को लेकर सीधा उस जगह पहुँच जाता है जहाँ माजिन बू शील्ड था। वेजिटा और पिगलो भी उसके पीछे चले जाते हैं, जबकि बाकी जी फाइटर्स, रेडिट्स और नापा टूर्नामेंट पूरा करने के लिए रुक जाते हैं। बाबेटी की शिप पर पहुंचने के बाद सुप्रीम काय और किबीटो लगातार प्रोटेक्ट करते रहते हैं कि बू को रिवाइव नहीं होने देना चाहिए, लेकिन गोकू जानबूझकर बू को रिवाइव होने देता है, क्योंकि उसे पता है कि फैट बू के अंदर मौजूद डार्कनेस को अलग किया जा सकता है। जैसे ही बू रिवाइव होता है, गोकू अपनी की सेंस से उसके अंदर की पूरी इविल एनर्जी को पहचान लेता है, और फिर वो हकाई का इस्तेमाल करके सिर्फ उसकी डार्कनेस को इरेज कर देता है। लेकिन इरेज करने से पहले गोकू एक विश मांगता है, काश ये डार्कनेस एक बार इंसान के रूप में अर्थ पर आए, और यही इच्छा आगे चलकर ऊब के जन्म का कारण बनती है। और बस उस पल ही बू सागा परफेक्टली खत्म हो जाती है। हाँ, डाबोरा और बाबेटी अभी भी थे, लेकिन वेजिटा उन्हें खत्म कर देता है, इससे पहले कि वो दोनों कुछ और कर पाते। फिर गोकू वेजिटा से मजाक में कहता है, अगर अच्छी ट्रेनिंग चाहिए तो बू को खाना खिलाते रहना। बाद में गोकू माजिन बू की मुलाकात मिस्टर सेटन से भी करवाता है, और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, इस टाइमलाइन में भी मिस्टर सेटन दुनिया का मार्शल आर्ट चैंपियन बना रहता है, क्योंकि उसने 24th टूर्नामेंट जीता था, जो सेल वाली घटना से पहले हुआ था। हालांकि इस बार उसे जी फाइटर्स की अचीवमेंट्स का क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, उसने टूर्नामेंट की प्राइज मनी से चॉकलेट और कैंडीज का बिजनेस शुरू कर दिया था, जो सरप्राइजली बहुत सक्सेसफुल हुआ। और जैसे ही बू ने मिस्टर सेटन के चॉकलेट्स देखे, वो वहीं शिफ्ट हो गया, और इस टाइमलाइन में भी हमें वही लेजेंडरी बू और मिस्टर सेटन वाली फ्रेंडशिप देखने को मिली। समय आगे बढ़ता गया और अब एक नया खतरा करीब आ रहा था। ड्रैगन बॉल दाइमा सागा शुरू होने वाला था, लेकिन सवाल ये है कि इस टाइमलाइन में क्या चीजें वैसे ही होगी, क्योंकि ड्रैगन बॉल्स अभी भी ग्रैंडपा गोहान के घर पर सुरक्षित रखी हुई है। इसलिए जैसे ही गोमा और डेगसू और नेवा अर्थ पर उन्हें लेने आते हैं, तो गोकू सीधे उनसे घर के बाहर मिलता है और बिना किसी फाइट के उन्हें वापस भेज देता है। समय आगे बढ़ता है और फिर आता है एक बेहद इमोशनल मोमेंट, गोहान और विडेल की शादी। और इस बार भी सबको इनवाइट किया जाता है, लेकिन सबसे खास जगह पर बैठे होते हैं ग्रैंडपा गोहान। लेकिन अब अगला आर्क शुरू होने वाला था, बीरस सागा। आखिरकार बीरस अपनी लंबी नींद से जागता है और सुपर सैयन गॉड वाली प्रोफेसी की बात करता है, लेकिन इस बार वीस को पहले से ही पता था कि बीरस किसकी बात कर रहा है। आखिर वो सालों से गोकू पर नजर जो रखे हुए था, इसलिए वीस सीधे बीरस को अर्थ पर ले जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात गोकू से होती है। अब मजेदार बात तो ये है, गोकू उनसे ऐसे मिलता है जैसे पुराने दोस्त हो। वो उन्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, क्योंकि उस समय बुल्मा का 38th बर्थडे चल रहा था, और जैसा एक्सपेक्टेड था बीरस और वीस तुरंत खाने में बिजी हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद बीरस को अपनी असली वजह याद आती है। वो पूछता है कि सुपर सैयन गॉड कहाँ है, और गोकू उसे सीधे ये दिखा देता है, और फिर बीरस मुस्कुराता है। और अब शुरू होती है इस टाइमलाइन की लेजेंडरी फाइट, गोकू वर्सेस बीरस। इस बार फाइट कैनन से काफी ज्यादा क्लोज थी, लेकिन बीरस अभी भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि चाहे परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो या ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, बीरस हमेशा उससे एक कदम आगे रहता है। फिर भी ये फाइट बीरस को पूरी तरह सेटिस्फाइड कर देती है। इसके बाद वेजिटा वीस से ट्रेनिंग मांगता है, ताकि वो एक दिन सबसे ताकतवर सैयन बन सके, और यहीं से उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है प्लैनेट बीरस पर, और गोकू भी उसे ज्वाइन कर लेता है। हालांकि उसे तुरंत स्ट्रॉन्गर बनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो लगातार ट्रेनिंग करता रहता है, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन फ्रीजा वापस आएगा, और तब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। कुछ ही महीनों में वेजिटा गॉड की सीख जाता है और सुपर सैयन ब्लू भी हासिल कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ वीस की सीरियस ट्रेनिंग की वजह से गोकू अब अपनी रीबर्थ से पहले वाले खुद से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसी समय गैलेक्टिक पेट्रोल मेंबर परफेक्ट सेल मैक्स की मुलाकात एक रैंडम प्लेनेट पर फ्रीजा से होती है। सेल उसे उसके पुराने क्राइम के
लिए अरेस्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि उसके पास परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टेंट था, फिर भी फ्रीजा उसे आसानी से हरा देता है और सीधा फ्रीजा अर्थ की तरफ बढ़ता है और गोकू और वेजिटा तुरंत वापस लौट जाते हैं और क्यूरियोसिटी में बीरस और वीस भी साथ आ जाते हैं। लेकिन जब वो अर्थ पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फ्रीजा पहले से ही एक नई ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर चुका है, ब्लैक फ्रीजा फॉर्म। ओरिजिनल स्टोरी में फ्रीजा को गोल्डन फ्रीजा बनने में 4 महीने लगे थे और ब्लैक फ्रीजा बनने में 10 साल। अब शायद आप सोच रहे होंगे अगर इस टाइमलाइन में वो इतने सालों तक गायब रहा तो क्या वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए? असल में इतना नहीं, गोल्डन फ्रीजा तक तो वो जल्दी पहुंच गया, लेकिन उसके बाद उसकी ग्रोथ रुकने लगी। उसने फ्यूरी गोल्ड फ्रीजा जैसी स्टेट को हासिल किया, लेकिन वो समझ चुका था कि सिर्फ इससे गोकू को हराना पॉसिबल नहीं है। फिर कई साल ट्रेनिंग करने के बाद आखिरकार उसने लगातार 10 साल तक ट्रेनिंग की और तब जाकर उसने ब्लैक फ्रीजा हासिल किया। अब यानी उसकी ताकत वही थी जिससे उसने मांगा में ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा को वन शॉट कर दिया था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो इस टाइमलाइन में गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? नहीं, क्योंकि गोकू को उसी दिन से पता था जब उसने फ्रीजा को जाने दिया कि वो एक दिन जरूर वापस लौटेगा और पहले से भी कई ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए गोकू भी लगातार स्ट्रॉन्गर बनने में लगा हुआ था। लेकिन सच तो यह है कि ब्लैक फ्रीजा को हराने की स्ट्रेटेजी उसी दिन से चल रही थी जब उसने पहली बार फ्रीजा को छोड़ दिया था और फिर आखिरकार दोनों आमने सामने आ जाते हैं। शुरुआत में ब्लैक फ्रीजा गोकू को उम्मीद से भी ज्यादा ओवर पावर कर देता है, हर पंच पावरफुल, हर मोमेंट इम्पॉसिबल स्पीड पर। लेकिन धीरे धीरे गोकू उस गैप को कम करना शुरू कर देता है और फिर वो एक ऐसी चीज करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट और वो सुपर सैन गोड को एक साथ इस्तेमाल करता है, एक पावरफुल डिवाइन एनर्जी और इंस्टेंट और एब्सोल्यूट परफेक्शन। और उसी मोमेंट गोकू आखिरकार ब्लैक फ्रीजा से आगे निकल जाता है और फिर ब्लैक फ्रीजा के पेट में एक जोरदार पंच मारता है और उसे पूरी तरह डिफीट कर देता है। लेकिन इस जीत का बड़ा असर फ्रीजा नहीं वेजिटा पर पड़ता है, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, इतना सब होने के बाद काकरोट से इतना पीछे क्यों हूँ? वो फिर से खुद को छोटा महसूस करने लगता है और यही फ्रस्ट्रेशन उसे और ज्यादा ट्रेन करने पर मजबूर करती है। अगले कुछ हफ्तों में वेजिटा परफेक्टेड सुपर सैन ब्लू को हासिल कर लेता है। फिर आता है यूनिवर्स 6 टूर्नामेंट और इस टाइमलाइन में हिट को हराने वाला गोकू नहीं बल्कि वेजिटा होता है। और टूर्नामेंट ऑफ पावर वाले आर्क ज्यादा चेंज नहीं आता, जैसा ओरिजिनल स्टोरी में होता है वैसा ही चलता है। लेकिन इस बार यूनिवर्स 7 सभी को डोमिनेट कर रही थी और सभी जी फाइट्स अपने प्राइम में थे और ये टूर्नामेंट ऑफ पावर कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो गया। सो यहीं पर इस टाइमलाइन की स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको ये व्हाट इफ सीरीज थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना और ड्रैगन बॉल की ऐसी अमेजिंग सीरीज के लिए सब्सक्राइब करके रखना।